हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड की बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और आप कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को टेलीग्राम चैनल में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद क्वेश्चन का पार्ट 10 करवाने वाले हैं। अगर आपने इसका पार्ट 9 तक की वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक सोशल साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पार्ट 9 तक की वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम आपको सोशल साइंस क्रैश कोर्स में टोटल 20 क्लास करवाएंगे, और अगर आप इस 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो 101% सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। इसमें हम आपको टोटल 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, और उसमें क्वेश्चन बैंक के भी सभी क्वेश्चंस को ले लिया गया है। तो चलिए देर ना करते हुए इस पार्ट 10 वाले क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? बाखड़ा नांगल बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या फिर टेहरी बांध। तो अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर टाइप करते हुए चलिए, और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नया है तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए याद करते हुए चलिए, और सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो क्वेश्चन यह है कि भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? अर्थात इनमें से ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। तो इनमें जो प्राकृतिक ऊर्जा का प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, विद्युत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, लेकिन जो विद्युत है यह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? मतलब जो पूर्व मध्य रेल है उसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, फिर हाजीपुर में। तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में है। चावल है, जो चावल है ये क्या है? एक खरीफ फसल है, एक रबी फसल है, एक जायद फसल है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। गेहूं कौन सा फसल है, चावल कौन सा फसल है, मक्का कौन सा फसल है। तो इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन को आप अच्छे से याद किए हुए रहिएगा कि चावल क्या है? तो चावल एक खरीफ फसल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चावल क्या है? तो चावल एक खरीफ फसल है। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? अर्थात इन चारों में से ऐसा कौन सी कंपनी है जो कि निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल या फिर टिस्को। तो टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड और डाबर ये तो निजी क्षेत्र की कंपनी है, लेकिन ये जो सेल है यह निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेल निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा खनिज है जिस खनिज का संबंध कोडरमा से, मतलब वह खनिज कोडरमा में पाया जाता है? बॉक्साइट, अभ्रक, लोह अयस्क या फिर तांबा। तो यह जो अभ्रक है यही खनिज कोडरमा से संबंधित है। कोडरमा में अभ्रक का उत्पादन अधिक होता है। कोडरमा में खनिज जो है अभ्रक वह अधिक मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोडरमा से जो संबंधित खनिज है वह अभ्रक है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? यह जो ऑपरेशन फ्लड है इसका दूसरा नाम क्या है? हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति या फिर नीली क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड का जो दूसरा नाम है वह श्वेत क्रांति है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति है। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं, और पूछा जा रहा है कि बिहार के उन 38 जिलों में से ऐसा कौन सा 2 जिला है जो कि लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पूर्णिया और कटिहार, गया और नवादा, पटना और नालंदा या फिर मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो जो मुजफ्फरपुर और वैशाली हैं यही 2 ऐसे जिले हैं जो कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार में प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुजफ्फर और वैशाली। आय तथा उपभोग में अंतर विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, फिर इनमें से कुछ भी नहीं कहलाता है? तो आय तथा उपभोग मतलब इनकम एंड स्पेंड में जो अंतर है वह क्या कहलाता है? तो उनमें जो अंतर होता है वह बचत कहलाता है, क्योंकि आप जितना इनकम करते हैं और उससे बचा के कुछ स्पेंड करते हैं तो उसका जो डिफरेंस होगा वह बचत कहलाएगा, सेविंग कहलाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बचत कहलाता है। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा जमा है जो कि व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? स्थायी जमा, चालू जमा, अधिविकर्ष या फिर आवर्ती जमा। तो यह जो अधिविकर्ष है यही व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिविकर्ष व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। पूंजी बाजार में
किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, मतलब पूंजी बाजार में जो लेन देन होता है वह किस प्रकार का होता है, अल्पकाल का, दीर्घकाल का, एवं भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी बाजार में हमेशा दीर्घकाल का ऋणों का लेन देन होता है, मतलब लंबे समय तक का ऋण लिया जाता है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूंजी बाजार में दीर्घकाल तक के ऋणों का लेन देन होता है। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर। तो ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति को किसके द्वारा कहा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, फिर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इस पंक्ति को कहा था कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने इस पंक्ति को कहा था। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा घटक है जो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, संचार, वित्त, शिक्षा या फिर यातायात। तो ये जो शिक्षा है यह गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है, ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला या फिर प्राकृतिक ऊर्जा। तो सबसे पहले हमको बताते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उसे कहा जाता है जो एक बार बनने के बाद उसको दोबारा बनाने में करोड़ों वर्ष का समय लगता है, मतलब उसका जो भंडार होता है वह सीमित होता है, वह समाप्त होने हो गया होता है। तो पेट्रोलियम, कोयला और पारंपरिक जो प्राकृतिक गैस ये सभी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। लेकिन गैर पारंपरिक उसे कहा जाता है जिसको आप पुनः फिर से बना सकते हैं, उसको उपयोग में बार बार लाया जा सकता है, वह कभी समाप्त नहीं होता। तो जो ज्वारीय ऊर्जा है यही एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, गैर पारंपरिक ऊर्जा ही गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था, 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गोंडवाना समूह के कोयले थे उन कोयलों का जो निर्माण हुआ था वह 20 लाख वर्ष पूर्व ही हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 लाख वर्ष पूर्व। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा फसल है जो कि खरीफ की फसल है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल कौन है, चावल, मक्का, कपास या फिर इनमें से सभी। तो आप जानते हैं कि जो खरीफ की फसल है वह चावल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, चावल। निम्न में से खरीफ की फसल कौन है, तो खरीफ की फसल चावल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, चावल। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा फसल है जो कि रेशेदार फसल नहीं है, कपास, जूट, गन्ना या फिर सन। तो सन, जूट और कपास ये तो रेशेदार फसल है, लेकिन जो गन्ना है यह रेशेदार फसल नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गन्ना एक रेशेदार फसल नहीं है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, यह जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है कांडला यह कहाँ है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो यह जो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है यह गुजरात में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात में। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो गुजरात में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, जो गुटेनबर्ग थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या फिर इंग्लैंड में। तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी, मुद्रण कला का मतलब होता है टाइपिंग। तो यह जो प्रिंटिंग का मुद्रण कला का शुरुआत हुआ था इंग्लैंड में किसने किया था, हैमिल्टन ने, कैक्सटन ने, एडिसन या फिर स्मिथ ने। तो इस पंक्ति को, इस नियम को जो शुरू किया था वह कैक्सटन ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत कैक्सटन ने की थी। अगर आपको डेली क्विज करना, अगर आपको याद हुए क्वेश्चन को रिवीजन करना है तो आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ साइड में देखिए जो सर्च का आइकन है, इस सर्च के आइकन पर आपको टेलीग्राम में ओपन करना है। इसके बाद आपका कीवर्ड ओपन हो जाएगा। कीवर्ड ओपन होते ही आपको कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन टाइप करना है। आप कृष्णा आर्ट्स लिख दीजिए, उतने में मेरा चैनल और मेरा ग्रुप आ जाएगा। तो मेरा ग्रुप देखिए 538 मेंबर का, इस पर आप जब टेस्ट कीजिएगा ज्वाइन का ऑप्शन देगा, ज्वाइन पर आपको क्लिक करना है। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ क्लिक करना है और उसके बाद देखिए जो ऐड मेंबर का ऑप्शन है, इस ऐड मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी टेलीग्राम यूजर्स हैं उन सभी टेलीग्राम यूजर्स को जोड़ देना है। क्योंकि अगर आप इस ग्रुप में 50+ स्टूडेंट को जोड़ देते हैं, 50+ कॉन्टैक्ट को जोड़ देते हैं तो आप हमारे चैनल और ग्रुप के प्रो स्टूडेंट बन जाएंगे। इसको जोड़ने के बाद आपको सिंपली बैक करना और आप देखिए डेली इसमें नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है। रोज 8 बजे इसमें क्विज होता है और उस क्विज को देखकर आप डेली अपना रिवीजन कर सकते हैं, आपके याद के क्वेश्चन को और अधिक अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें पहले से नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है कि किस चीज का आज टेस्ट होगा और उसका पीडीएफ पहले से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इतना करने के बाद आपको सिंपली जो आइकन बना हुआ है इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे चल जाएगा चैनल में। उसके बाद आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और नीचे जो फाइल्स का ऑप्शन दिया इस फाइल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा आपको 184 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। ऐसे बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे जिनको आप पढ़कर अपने बिहार बोर्ड की सिलेबस को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप आज के आज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस टेलीग्राम ग्रुप को। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाती है, जो 1917 की पहली रूस की क्रांति थी वह रूस की क्रांति किस नाम से जानी जाती है, फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति या फिर नवंबर क्रांति। तो 1917 की जो पहली रूस की क्रांति थी उस क्रांति अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्टूबर क्रांति। लाल सेना का गठन किसने किया था, जो लाल सेना है इसका गठन किसके द्वारा किया गया था, कार्ल मार्क्स ने किया था, स्टालिन ने किया था, ट्रास्टस्की ने था, फिर कोस्की ने किया था। तो जो लाल सेना था इस लाल सेना का गठन ट्रास्टस्की ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल सेना का गठन किसने
किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रास्टस्की ने किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1921 में, 1906 में, 1929 में या फिर 1936 ईस्वी में? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। तख्त जी हरमंदिर जी साहिब मंदिर कहाँ स्थित है? जो तख्त श्री हरमंदिर जी है साहिब, वह कहाँ स्थित है? पटना में, अमृतसर में, दिल्ली में या फिर आगरा में? तो तख्त श्री हरमंदिर जी साहब जो स्थित है वह पटना में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? यह जो सिपाही विद्रोह है यह किस ईस्वी को हुआ था? 1855 में, 57 में, 85 में या फिर 1887 ईस्वी में? जो सिपाही विद्रोह हुआ था वह 1857 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह जो हमारा श्वेत क्रांति है इसका जो संबंध है वह अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से थे? तो श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? जो हमारा बिहार राज्य है इसका दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी को, 22 मार्च को, 23 जून को या फिर 25 अगस्त को? तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा और आपको यह क्वेश्चन याद रहना चाहिए क्योंकि हम लोग बिहार के निवासी हैं। तो जो बिहार दिवस मनाया जाता है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है सोनपुर में, हाजीपुर में, बक्सर में या फिर भागलपुर में? तो जो सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है वह सोनपुर में किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन सोनपुर में किया जाता है। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का सबसे मकबरा स्थित है? मतलब सासाराम में ऐसा कौन सा ऐतिहासिक शासक था जिसका मकबरा अभी तक स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी का, औरंगजेब का, शेरशाह सूरी का या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का? तो जो सासाराम ऐतिहासिक शासक थे उस शासक का नाम था शेरशाह सूरी। उन्हीं का मकबरा अभी भी वहां पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? यह एक यंत्र का नाम है फ्लाइंग शटल मशीन। तो इसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स आर्ब्रिज ने, जॉन के ने, रॉबर्ट फुल्टन या फिर जेम्स वाट ने? तो यह जो फ्लाइंग शटल मशीन है इसका निर्माण किया था, इसका आविष्कार किया था जॉन के ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन के ने। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? यह एक प्लांट का नाम है दुर्गापुर स्टील प्लांट, वहाँ स्टील का उत्पादन होता है। तो यह जो है कहाँ, इस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, फिर झारखंड में? तो यह जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। सेडान युद्ध कब हुआ था? यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है युद्ध वाले क्वेश्चंस में। तो पूछा जा रहा है कि सेडान युद्ध कब हुआ था? 1871 में, 70 में, 1848 में या फिर 1815 ईस्वी में? तो यह जो सेडान युद्ध है यह 1870 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेडान युद्ध कब हुआ था? तो सेडान युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। हीगेल कौन था? जो हीगेल था वह कौन था? एक जर्मन चांसलर था, एक राजनीतिक था, एक दार्शनिक था या फिर इनमें से कोई नहीं था? तो जो हीगेल था वह एक सिंपल सा दार्शनिक था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दार्शनिक। हीगेल कौन था? तो हीगेल एक दार्शनिक था। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि मार्च 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था, इस समझौता को कौन सा समझौता कहा जाता है? जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या फिर इनमें से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं? तो 1946 ईस्वी में मार्च में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था, इस समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हनोई समझौता। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? 1905 में, 11 में, 1915 में, फिर 1922 ईस्वी में? तो जो बंगाल विभाजन है वह 1905 ईस्वी में निरस्त किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में निरस्त किया गया था। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा भूकंपीय तरंग है जिसकी गहनता सबसे कम होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या फिर टी तरंग? तो यह जो कौन सा इसमें तरंग पूछा जा रहा है, तो जो एस तरंग होता है यही इसकी तरंग, भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस तरंग की भूकंपीय तरंग जो होती है वह गहनता सबसे कम होती है। कुल जल का कितना प्रतिशत ही महासागरों में है? मतलब हमारा जो पृथ्वी पर ऐसा कितना प्रतिशत जल है जिसका कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में? 80%, 85%, 95% या फिर 97%? तो कुल जल का 97% भाग महासागरों में और जो 3% जल है वह पीने योग्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 97%। और इतना अधिक जल होने के कारण ही तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यह भी आता है कि जल की वृहत के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुल जल का 97% भाग महासागरों में। बिहार की किस नदी घाटी का परियोजना नहीं है? मतलब इनमें से ऐसी कौन सी नदी घाटी है जो कि बिहार की नहीं है?
सोन, गंडक, कोसी या फिर पुनपुन। तो यह जो पुनपुन नदी घाटी परियोजना है ये बिहार की परियोजना नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो बिहार का एक पुनपुन नदी है और उस नदी पर किसी भी प्रकार की नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुनपुन। गेहूं फसल है, तो इससे पहले अपने क्वेश्चन में पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि गेहूं कौन सा फसल है, चावल कौन सा फसल है, मक्का कौन सा फसल है। इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन यह है कि गेहूं फसल है, खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो चावल होता है खरीफ फसल और गेहूं होता है रबी फसल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूं फसल है तो गेहूं एक रबी फसल है। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे होता है? जो बलवंत राय मेहता समिति है उसका संबंध इनमें किससे है? केंद्र राज्य संबंध से, पंचायती राज व्यवस्था से, वित्तीय व्यवस्था से या फिर संघीय व्यवस्था से? तो जो बलवंत राय मेहता थे उनका जो समिति था उसका संबंध है इनमें से पंचायती राज व्यवस्था से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ के माध्यम से इन क्वेश्चंस को और अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको याद किए इन क्वेश्चंस को और अधिक मजबूत करना है और अधिक इनका प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। रोज़ 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज़ करवाया जाता है और आप उस क्विज़ के माध्यम से अपने याद किए क्वेश्चंस को और अधिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और उस क्विज़ में उस ग्रुप में अपने दोस्तों को भी जरूर जोड़ें ऐड मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको किसी अन्य चैप्टर में, किसी अन्य पार्ट में, किसी अन्य सब्जेक्ट में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल में जाकर किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी क्रैश कोर्स का वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।